जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार होगी और ठान लो तो जीत होगी, ठान लो तो जीत होगी। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। अपना मिशन है अब की बार 90 पार, जिसे हम अपनी किस्मत से छीन लेंगे। जीतना अपनी आदत है, किसी प्रकार की टेंशन या घबराहट की आवश्यकता नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी इस फटाफट सीरीज के अंदर आपकी सेकंड बुक के 2 चैप्टरों के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन। जल्दी से तैयार कीजिए अपने आप को। आए चाहे नहीं आए, ध्यान से अभ्यास करना है। कोई त्रुटि रह जाए तो एक बार पुनः उन क्वेश्चनों को देख लीजिएगा। घबराने की आवश्यकता नहीं है। सोमवार अपना होगा, मंडे अपना होगा, जीत अपनी होगी। यही संदेश आपको अपने अंदर भेजना है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना पहला प्रश्न। और प्रश्न है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार ग्रामीण और शहरी जनसंख्या का प्रतिशत क्रमशः है। 2 प्रश्न है इसके अंदर भी। भारत के अंदर 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण जनसंख्या कितने प्रतिशत है और शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना है। क्या होगा उत्तर बताइएगा। ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं। बिल्कुल सटीक उत्तर है आपका और वो है ऑप्शन 1। ध्यान रखिएगा, ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत 68.8% है और वहीं शहरी यानी नगरीय जनसंख्या का जो प्रतिशत है वो लगभग 31.2% है। चलिएगा आगे बात करते हैं आज के दूसरे प्रश्न पर। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है, यानी 10 साल में कितने % पॉपुलेशन के अंदर ग्रोथ हुई, ये बताइए। ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं, बहुत ही आसान से हैं, किसी प्रकार का कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। तो कितनी रही दशकीय वृद्धि दर? बिल्कुल सही, 17.64%। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है आपका। उसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न है कि भारत की प्रथम जनगणना कब आयोजित की गई थी। बहुत प्यारा प्रश्न। फर्स्ट जो पॉपुलेशन काउंट इंडिया में हुई वो कब हुई? तारीख तो नहीं, लेकिन सन आपके सामने लिखे हुए 72, 73, 74, 75। सही आंसर है 1872 के अंदर। ध्यान रखिएगा, प्रथम जनगणना। हालांकि यह संपूर्ण भारत में नहीं हुई, लेकिन कुछ एक एरिया में हुई, लेकिन हुई तो हुई है ना, इसलिए फर्स्ट जो पॉपुलेशन काउंटिंग है वो 1872 में हुई। अगला प्रश्न है, किन दशकों को भारत में जनसंख्या विस्फोट की अवधि के रूप में जाना जाता है? बहुत प्यारा प्रश्न। दशक यानी 10-10 साल के जो ग्रुप बनाकर यहाँ दिए गए हैं। जनसंख्या विस्फोट की अवधि, इसका मतलब सबसे ज्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ हुई है उस टाइम में। सही उत्तर क्या है? ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं। 1901 से 21, 21 से 51, 51 से 81 या 1981 के बाद आज दिन तक की बात कर ले। कौन सा सही आंसर है? बिल्कुल सही, तीसरा ऑप्शन। 1951 से 1981 के बीच पॉपुलेशन ग्रोथ है वो सबसे ज्यादा हुई। एक बात और यहां पर आप ध्यान रख लीजिएगा, और वो दशक है 1911 से 1921, जब भारत की जनसंख्या ऋणात्मक रही थी। 1911 से 1921 के दशक के अंदर भारत की जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो नेगेटिव रही थी, यानी जनसंख्या घट गई थी। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या निम्न में से कौन सी है, यानी 2011 के अनुसार लगभग जो काउंटिंग हुई उसमें पॉपुलेशन कितनी रही? बहुत ही सिंपल सा, इसमें कोई सोचने की जरूरत ही नहीं है। चौथा ऑप्शन 121 करोड़, 121 करोड़, 121 करोड़। अगला प्रश्न देखिएगा छठा, कि निम्न राज्यों में से किस एक में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? 4 राज्य यहां पर दिए गए हैं। ध्यान रखिएगा, निम्नलिखित राज्यों में, यानी दिए गए 4 राज्यों में आपको यह बताना है भी सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी वो कहां है। इन चारों ऑप्शनों के अनुसार सही उत्तर कौन सा होगा? आप बिल्कुल सही सोच रहे होंगे, और वो है पश्चिम बंगाल। आपको अच्छे से पता है पश्चिम बंगाल, जिसका जनसंख्या घनत्व 1029 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। अब यहां कुछ और बातें भी पुनः आप रिवाइज कर लें। सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी वाला अगर राज्य पूछ ले तो वो कौन सा है? बिहार है, और उसका जनसंख्या घनत्व कितना है? 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। अगर सबसे कम लोएस्ट यानी न्यूनतम
पॉपुलेशन डेंसिटी वाला स्टेट आपसे पूछ ले तो वो कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश है, जिसकी पॉपुलेशन डेंसिटी है वो 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। यहां पश्चिम बंगाल बिहार के बाद सेकंड पोजीशन पर आता है, लेकिन दिए गए ऑप्शन में बिहार नहीं है, तो इसलिए सही उत्तर कौन सा हुआ अपना? पश्चिम बंगाल हुआ। अगला प्रश्न देखिएगा, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य में नगरीय जनसंख्या का अनुपात है वो सर्वाधिक है? बहुत प्यारा प्रश्न है। नगरीय जनसंख्या का अनुपात यानी परसेंटेज सबसे अधिक कहां का है? एक बात ध्यान रखिएगा, एक त्रुटि मुझसे हुई थी जब मैंने पीडीएफ टेलीग्राम पर डाली थी, उसमें आंसर गलत लिखा गया था। उसमें हालांकि मैंने करेक्शन करके नई पीडीएफ फाइलें हैं वो भी डाल दी थी। हो सकता है किसी कारण से किसी बच्चे तक नहीं पहुंच पाई हो, तो क्षमा चाहूंगा, आज सुधार कर लीजिएगा। इस फटाफट सीरीज के अंदर फटाफट सही कर डालिएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत है वो सबसे अधिक है? वो कौन सा है? वो ऑप्शन है आपका नंबर 4 गोवा। ध्यान रखिएगा, गोवा के अंदर नगरीय जनसंख्या सबसे अधिक है। आपके नॉलेज के लिए बताऊं, और वो है 62.17%। तमिलनाडु की बात करें तो 48.45% है। केरल की अगर बात करूं तो 47.72 है। महाराष्ट्र की बात करें तो 45.3 है। तो इन चारों में बात करें तो तमिलनाडु सेकंड, केरल थर्ड और महाराष्ट्र 4 पे आता है। लेकिन सबसे अधिक नगरीय जनसंख्या कहां की है? गोवा स्टेट की है। ध्यान रखिएगा 62.17 है। अच्छे से इसको, अगर त्रुटि से महाराष्ट्र याद रह गया तो मैं क्षमा चाहूंगा, अब आप उसको अच्छे से समझ लें, गोवा। और एक चीज, एक प्यारा सा प्रश्न और बनता है यहां पर भी, गोवा के अंदर या कोई भी वो स्टेट जहां पर नगरीय जनसंख्या सबसे अधिक है, तो उसका कारण क्या है? ध्यान रखिएगा, इस प्रकार का अगर प्रश्न आ जाए वन लाइनर के रूप में 2 नंबर वाले में भी, नगरीय जनसंख्या वृद्धि दर किसी क्षेत्र की अधिक होने के 2 प्रमुख कारण रहते हैं। एक तो रहता है उस क्षेत्र के आर्थिक विकास में वृद्धि होना। जिस नगरीय क्षेत्र में आर्थिक विकास है उसमें वृद्धि अधिक होती है आर्थिक डेवलपमेंट के अंदर, एक तो ये कारण है। और दूसरा इसका मतलब हॉस्पिटलिटी यानी स्वास्थ्य और स्वास्थ्य से संबंधित सुविधाओं में सुधार। तो आर्थिक डेवलपमेंट में ग्रोथ होती है और स्वास्थ्य से जुड़ी हुई जो व्यवस्थाएं हैं उनमें सुधार होता है। इस वजह से किसी भी राज्य की नगरीय जनसंख्या वृद्धि दर है वो सबसे अधिक होती है। अगला प्रश्न है 8वां, निम्न में से कौन सा एक समूह है भारत में विशालतम भाषाई समूह है? 4 समूह आपके सामने लिखे हुए हैं, चीनी, तिब्बती, ऑस्ट्रिक, भारतीय आर्य और द्रविड़। कौन सा सही उत्तर है इसका? बिल्कुल सही, आपने जो सोचा वो है भारतीय आर्य, जो 73% है। अगला प्रश्न देखिएगा 9वां, भारत में पहली संपूर्ण जनसंख्या कब संपन्न हुई? एक प्रश्न आया पहले, भारत में पहली जनगणना कब हुई? ध्यान रखिएगा वो 1872 में हुई, लेकिन पहली संपूर्ण जनसंख्या कब हुई यानी पूरे भारत में पॉपुलेशन कब काउंट की गई, वो अगर ईयर आपसे पूछे तो सही उत्तर 1881 होगा। तो पहली बार 1872 में, लेकिन पहली संपूर्ण जनगणना आपसे पूछे तो 1881 है। अगला प्रश्न देखिएगा, भारत में प्रति वर्ष प्रति खालिस्तान वर्ष बाद होती है, यानी भारत के अंदर पॉपुलेशन की जो काउंटिंग है वो कितने वर्ष बाद होती है, फिक्स है। ये अलग बात है भी इस बार कोरोना की वजह से नहीं हो पाई, उसका अपने यहाँ कोई मतलब नहीं रहता है। तो प्रति कितने वर्ष बाद? बिल्कुल सही, 10 साल बाद। 10 साल बाद, हर 10 साल बाद पॉपुलेशन है जो काउंट की जाती है इंडिया में। देश के डेवलपमेंट के लिए ये काम जरूरी होता है। अगला प्रश्न है, घबराइए मत किसी प्रकार की, प्रश्न भले ही आपको एक भी नहीं आए, लेकिन कॉन्फिडेंस होना चाहिए, अपने ऊपर विश्वास, अंदर से अपने आप को कमजोर मत कीजिए। कोई गलत कमेंट खुद को मत कीजिए भी मैं तो भूल रहा हूं, मेरे याद नहीं होते। नहीं, हम गलत की तरफ क्यों जाए, हम अपने आप को सकारात्मकता की तरफ लेके जाएं भी, नहीं मेरे तो याद हो रहे हैं, मेरे तो याद हो रहे हैं। उठते जागते हर टाइम यही संदेश अंदर पहुंचाएं, मेरे याद हो रहे हैं, मंडे का दिन मेरा होगा, मेरे सपने सच होंगे, अब की बार 90 पार का सपना सच होगा। कोई कहे किस्मत में नहीं है, लेकिन हमें किस्मत से छीनना आता है, क्योंकि हम आज का अपना टारगेट आज पूरा कर रहे हैं।
जिसने कहा कल दिन गया टल, जिसने कहा परसों बीत गए बरसों, जिसने कहा आज उसी ने किया राज और हम राज करने वाले हैं। प्यारा सा प्रश्न देखिएगा, प्रवास से संबंधित पहला मुख्य संशोधन कौन से जनगणना वर्ष में किया गया था? 1961, 71, 81 या 91? कौन सा इसका सही उत्तर होगा? बहुत प्यारा प्रश्न है और वो है 1961। पहला मुख्य जो संशोधन किया गया जनगणना प्रवास से संबंधित माइग्रेशन को लेकर वो 1961 में किया गया था। अगला प्रश्न देखिएगा, भारत में किस पड़ोसी देश से सर्वाधिक प्रवासी आते हैं 2011 के आंकड़ों के अनुसार? भारत में किस पड़ोसी देश से सबसे अधिक लोग इंडिया के अंदर आते हैं? क्या होगा इसका उत्तर? बिल्कुल सही, बांग्लादेश। बांग्लादेश बांग्लादेश 1971 में बना था बांग्लादेश। अगला प्रश्न देखिएगा, किस राज्य में सर्वाधिक संख्या में अप्रवासी आते हैं? अप्रवासी कहाँ जा रहे हैं, ये चीज, किस राज्य में सर्वाधिक संख्या में अप्रवासी बाहर से जो लोग आते हैं, किस राज्य में सबसे अधिक आते हैं? ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं, बिल्कुल सही, और वो स्टेट है महाराष्ट्र। सबसे ज्यादा महाराष्ट्र, मुंबई, वहां पर सबसे ज्यादा लोग है वो बाहर से आते हैं। अगला प्रश्न है, उत्प्रवासियों की सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य कौन से हैं? उत्प्रवासी, उत्प्रवासी कहां से आते हैं लोग ज्यादा? किसी जगह से, आपकी कोई भी स्टेट है वहां पर किस जगह से आते हैं वो उत्प्रवासी? तो उत्प्रवासियों की सर्वाधिक जनसंख्या वाले जो राज्य हैं वो कौन से हैं? बहुत प्यारा सा प्रश्न, बिल्कुल सही, यूपी और बिहार। अक्सर आप सुनते हो ना, यूपी बिहार। कोविड के दौरान खूब अखबारों में, टीवी में पढ़ा किस प्रकार मजदूर माइग्रेट हो रहे थे एक जगह से दूसरी जगह, सबसे ज्यादा यूपी और बिहार के थे। उसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा, जो लोगों के निवास स्थान अथवा उद्गम स्थान को छुड़वाने का कारण बनते हैं वो क्या कहलाते हैं? जो ऐसी कौन सी चीज है जो अपने जन्म स्थान, जहां उसका जन्म हुआ, जहां वो रह रहा है, उसको छोड़ने के लिए मजबूर हो जाता है, उन चीजों को क्या कहा जाता है वो बताइएगा? वो कहलाते हैं पुश फैक्टर, अर्थात हिंदी में जिन्हें कहते हैं प्रतिकर्ष कारक। प्रतिकर्ष कारक, अपकर्ष कारक क्या होते हैं? अपकर्ष कारक पुल फैक्टर होते हैं जो आकर्षित करते हैं, पुल फैक्टर आकर्षित करते हैं, पुश धक्का देते हैं, तो प्रतिकर्ष कारक होते हैं वो। इन सब पर प्रतिकर्ष अपकर्ष कारक कौन से हैं? एक प्रश्न 100% आना है जिसकी पूर्व के वीडियो में, नोट्स में हर जगह चर्चा हो चुकी है। 16वां प्रश्न है कि प्रवास के वे कारण जो विभिन्न स्थानों से लोगों को आकर्षित करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, उनको हमने कहा प्रतिकर्ष कारक यानी पुश फैक्टर है। अब बात आती है आकर्षित करने वाले कारक हैं, वो कौन से हैं? तो बिल्कुल सही आप सोच रहे हो, वो है अपकर्ष कारक, पुल फैक्टर कहा जाता है, जो हमें खींचता है, वहां की अच्छी चीजें हमें आकर्षित करती है। अगला प्रश्न है कि भारत में पुरुष प्रवास का मुख्य कारण क्या है? पुरुष क्यों दूसरी जगह जाते हैं? ऐसी क्या उनकी मजबूरियां हैं? सबसे मेन फैक्टर इसमें कौन सा है वो बताइएगा? और वो है काम और रोजगार, यानी काम की तलाश के अंदर, रोजगार की तलाश में पुरुष है वो सबसे ज्यादा माइग्रेट है वो होते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, महिलाओं से संबंधित है। भारत में महिला प्रवास का मुख्य कारण क्या है? महिला प्रवास का मुख्य कारण है, महिला प्रवास का मुख्य कारण है वो है विवाह, शादी। शादी से अपने पीहर को छोड़कर ससुराल आ जाती है महिलाएं, तो वो भी क्या है? माइग्रेशन है, प्रवास है। तो ध्यान रखिएगा, पुरुष प्रवास है वो रोजगार और काम की तलाश के लिए होता है, लेकिन महिलाएं ज्यादातर जो प्रवास होता है इंडिया के अंदर वो शादी की वजह से होता है, पीहर छोड़कर ससुराल में आने की यहाँ पर परंपरा है। तो ये थे आज के अपने शानदार फटाफट सीरीज के प्यारे से क्वेश्चन जिनका रिवीजन जरूरी है। मैं ये नहीं कहता भी ये हम पहली बार पढ़ रहे हैं, कई बार पढ़ा चुका हूं, लेकिन एग्जाम के पास इनको पुनः आपको रिवाइज करवा रहा हूं। जिन्होंने सिद्धिविनायक संग्रिया के टेलीग्राम चैनल से इनको पहले ही डाउनलोड कर रखा है, पढ़ा है, वहाँ पर PDF भेजी हुई है, तो उनके लिए भी ये उतना ही जरूरी है जितना किसी नए बच्चे के लिए रिवीजन जरूरी है। अब हमें कुछ नया या अटपटे चीज़ें सीखने की जो टाइम है वो अपने पास नहीं है। अब तो जो हमने पहले तैयार कर रखा है उसके बार बार रिवीजन की आवश्यकता है, क्योंकि ये एग्ज़ाम का फेस्टिवल है जिसको हमें इंजॉय करना है, न कि एग्ज़ाम से हमें डरना है। ये एग्ज़ाम फेस्टिवल है भाई, इसको त्योहार की तरह लीजिएगा, न कि किसी प्रेशर की वजह से। और मुझे पूरा यकीन है मेरे अपने, मेरे कछुए जिनको किसी प्रकार का प्रेशर नहीं है और वो इस एग्ज़ाम फेस्टिवल का खूब इंजॉय कर रहे हैं और अपने आप ही सपने सच हो जाएंगे अब की बार 90 पार।
चलिएगा बहुत जल्द फिर मिलते हैं, तब तक जय हिंद जय भारत।